हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एनसीईआरटी मैपर की इस क्लास में। और बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आज उन क्वेश्चंस को करके अपन बायोमोलिक्यूल चैप्टर ख़त्म करते हैं। चलिए, ये कुल बायोमोलिक्यूल के आपके 130 क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम में बेटा इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। चलिए, आइए स्टार्ट करता हूं मैं बच्चों। स्लाइड मैप ऑन करता हूं। और कल अपन ने 107 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 108 से आज क्वेश्चन करना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 108 नंबर का क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, सॉल्व करते हैं। चलो, तो एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर एज एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ये दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना। इसका आंसर बताएं। देख लीजिए आराम से। पोल आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये होना चाहिए था। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हाईएस्ट एक्टिविटी होती है। अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर चले जाओगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है, याद रखिए, नॉट अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। और एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना, कि भाई एंजाइम जो है दे फंक्शन एट अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। जैसे ह्यूमन एंजाइम्स जो होते हैं वो करीब करीब 7 पीएच पर सबसे अच्छी एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। 7 पीएच के आसपास। अगर पीएच बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, पीएच बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। उसी तरह से ह्यूमन एंजाइम्स जो हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम कर दोगे तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली बात है, ठीक है। तो ये दोनों आपने देख लिए। इसका थर्ड आंसर है, मैं आपको बता देता हूं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहला ऑप्शन दोनों ही सही है, दूसरा ऑप्शन पहला सही है दूसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, पहला गलत है दूसरा सही है, और चौथा ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। ऐसे मार्क करना है आपने, है ना। ये देख लो भाई, कॉपी में लिख लो ताकि फिर पता रहे कि ऑप्शन क्या आ रहा है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन आ गया सी। देखते हैं, 67% बच्चों ने सही मार्क किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं बच्चों। जिन्होंने गलत किया है प्लीज अपने कॉपी में लिख लो ताकि ये मेन एग्जाम में गलती ना हो जाए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये ग्राफ आप जरूर देख लेना, ठीक है। ये ग्राफ्स आप जरूर देख लेना बेटा, कॉपी में भी बनवा रखे हैं और इन ग्राफ्स से सवाल बन सकता है। कॉपी में बनवा रखे हैं पर इन ग्राफ से सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, है ना, ओके, चलो करो सॉल्व। बताइए क्वेश्चन नंबर 109। चलिए, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रखा है। एंजाइम आर प्रोटीन्स विच गेट डीनेचर्ड बाय हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि भाई एंजाइम एक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि एंजाइम जो हैं ऐसे प्रोटीन्स हैं जो डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। रीजन भी सही दे रखा है, इसका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 90% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। चलो 110 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 110 पढ़ो और आंसर बताओ। चलो, बताइए क्या आंसर होगा। चलो देखें इसका आंसर, देखते हैं। चलिए, तो माइकलिस कांस्टेंट जो Km होता है वो किसके बराबर होता है। देखो ये ग्राफ देखो आप, ये वाला ग्राफ दिख रहा है, एक बार मैं देखता हूं टीवी पर, ग्राफ दिख रहा है लास्ट वाला, ठीक है, दिख रहा है ग्राफ। 1 मिनट दे दें बस। हाँ दिख रहा है ना, ग्राफ दिख रहा है। चलो, तो बेटा इधर इस एक्सिस पर, यहां पर ये वेलोसिटी चलती है, ठीक है। इस एक्सिस पर जो होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये ग्राफ मैंने कॉपी में बनवाया भी था, ये ऐसे जा रहा है, आप ये देखो, ऐसे करके ये ग्राफ जा रहा है, ऐसे करके देखो, ये इसको मैं अच्छे से ओवरलैप कर देता हूं, ठीक है। तो Km वैल्यू क्या होती है देखते हैं, आप ये देखिए, तो यहां पर इस जगह पर Vmax/2 वेलोसिटी होती है, ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। ये ऊपर Vmax है, ठीक है, ओके, मैक्सिमल वेलोसिटी बीच में Vmax/2 है। Vmax/2 वेलोसिटी, Vmax/2 वेलोसिटी जिस भी सबस्ट्रेट पर आ रही है वो Km होता है। तो सबस्ट्रेट जो होता है वो Km के बराबर होता है,
ये कौन सा सबस्ट्रेट है? ये वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर वेलोसिटी Vmax/2 आती है, ठीक है ना। तो Km इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, ठीक है। इस सबस्ट्रेट पर वेलोसिटी कितनी आती है? वेलोसिटी इज Vmax/2, ठीक है। ये पढ़ा भी चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो Km जो है ये रहा, ये Km वैल्यू है। सबस्ट्रेट की वो वैल्यू Km होती है जिस सबस्ट्रेट पर वेलोसिटी Vmax/2 होती है, ठीक है ना। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। द माइकलिस कांस्टेंट Km इज, थर्ड आंसर, न्यूमेरिकली इक्वल टू द सबस्ट्रेट concentration that give half maximal velocity, ठीक है ना। वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे वेलोसिटी Vmax/2 आती है, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम Km मानते हैं, याद रखिए। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। 64% बच्चों ने सही करा है। जिन्होंने गलत सलत लगाया है प्लीज कॉपी में अपने नोट्स ठीक से पढ़ो बेटा, कॉपी में सब लिखाया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 111वां क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 111वां क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए देखें इसका आंसर। 111वां क्वेश्चन है, आइए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है ना। विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन डिक्रीजेस। ये गलत हो गया, ठीक है। अभी अभी तो आपने ग्राफ देखा था ऐसे करके, ठीक है। अभी अभी तो आपने ग्राफ देखा था ऐसे करके, यू बनाया था ना, इधर सबस्ट्रेट था, इधर वेलोसिटी थी, तो ये यूं बढ़ रही है ऐसे करके, ऐसे ग्राफ आया था ना। तो सबस्ट्रेट जैसे बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और फिर Vmax पर पहुंच जाएंगे अपन, मैक्सिमल वेलोसिटी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये वाली बात है। तो विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट बढ़ाओगे द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन डिक्रीजेस। ये गलत हो गया, ठीक है ना। वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है, ऊपर देखो इंक्रीज हो रही है, सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो पहला गलत। एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, दिस इज ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ ऑल एक्टिव साइट इन एंजाइम, सो न्यू सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड। ये बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, ठीक है, अब आप देखिए ये Vmax रीच हो गया, ठीक है ना, ये अपना Vmax रीच हो गया, ठीक है। अब Vmax रीच होने के बाद कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा के देख लो, ठीक है ना, और एक्सिस को लंबा कर दो, कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा के देख लो, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वेलोसिटी Vmax पर ही रहेगी। Vmax पहुंचने के बाद कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, ठीक है, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। वेलोसिटी तो Vmax पर ही चलती रहेगी, याद रखिए। इससे ऊपर आप वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स थे उनकी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट एंटर कर चुका है, और अब एंजाइम ही नहीं बाकी बचे कि जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड कर सके और प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, दिस इज ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ ऑल एक्टिव साइट इन एंजाइम।
ठीक है, सारी एक्टिव साइट जो एंजाइम की थी वो सबस्ट्रेट से पूरी भर चुकी है, ठीक है ना। सो न्यू सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, अब और सबस्ट्रेट बाइंड कर नहीं सकता, जितना एंजाइम था वो ऑक्यूपाई हो चुका है, तो अपन इसके ऊपर वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अपन Vmax तक पहुंच सकते हैं, इसके ऊपर अब वेलोसिटी बढ़ाना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका सी आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 50% बच्चों ने सही आंसर दिया है, कई लोगों ने तो ए लगा दिया। अब सोचने वाली बात है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा यार, बताओ। हर दिन तुम इतने क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि यार तुम कैसे कर पाओगे एग्जाम में। अब तो इतने कम दिन बचे हैं, ठीक है, नोट्स ही रिवाइज नहीं करते तुम लोग। चलो, असर्शन रीजन का सवाल है, 112वां सवाल है असर्शन रीजन का। चलो देखो, पढ़ो इसे और इसको सॉल्व करो, देखो हो रहा है क्या। बताओ इसका क्या आंसर होगा। बताइए क्या आंसर होगा, देखते कितने लोग सही आंसर लगा पाते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं, इसका ए आंसर है, ठीक है। 80% लोगों ने सही आंसर दिया, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन की कोई खास जरूरत नहीं है, ज्यादातर सब लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मेरी भी रैंक सही आ गई है। ठीक है, चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ग्रेजुअल इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज रिएक्शन वेलोसिटी, अभी देखा था अपन ने, एंड फर्दर वेलोसिटी रीचेस मैक्सिमल वैल्यू, ये भी अपन ने देखा, वी मैक्स एट अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। देयर आफ्टर वेलोसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड फर्दर, वी मैक्स के बाद तो अपन वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। एसर्शन ये हो गया, बिल्कुल सही है, ग्राफ के हिसाब से एसर्शन एकदम सही बैठ रहा है। रीजन, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात, एंजाइम मॉलिक्यूल्स कम हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल हैं उनके साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, प्रोडक्ट बनने लग जाएगा, अपन मैक्सिमल वेलोसिटी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो this is because the enzyme molecules are fewer than substrate molecules, and after saturation of these molecules there are no free enzyme molecules to bind the additional substrate molecules, बिल्कुल सही बात है। एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया, ठीक है, अब आपके पास एंजाइम बचा ही नहीं है, तो एडिशनल सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगा। कितना भी सबस्ट्रेट बोतल में इंक्रीज कर लो, जितना एंजाइम था उतना वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर चुका है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट बनना चालू हो गया है, ये वाली बात है, ठीक है ना। तो ये रीजन भी सही है, इसका 1 भी है आंसर, ठीक है। यानी वी मैक्स के ऊपर आप नहीं निकल सकते, याद रखिए, वी मैक्स आप पहुंच गए, अब एंजाइम के साथ पूरी तरह सबस्ट्रेट भर चुका है, अब तुम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम हमारा लिमिटिंग है, याद रखिए, ठीक है। सबस्ट्रेट बढ़ाते रहने से रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम के अगर 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 सबस्ट्रेट ही एंजाइम के अंदर बाइंड हो सकते हैं और 10 प्रोडक्ट ही बन सकते हैं। अब तुम कितना भी सबस्ट्रेट इंक्रीज कर लो उससे फायदा ही कुछ नहीं है। चलिए, है ना, चलिए आगे चलें। तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो भाई, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो, पागल हो गए हो, एग्जाम है तुम्हारा 10 दिन बाद, तुम यहां पर फालतू की जो है डिस्कशन, फालतू की बातें कर रहे हो, ठीक है। शर्म नहीं आती टाइम खराब करते हुए, यहां सोच लिया है कि अगले साल एक और ड्रॉप मारना है, ठीक है, एक साल और खराब करना है। हमारा आधा युवा वर्ग जो है वो तो एग्जामों की तैयारी करते रह जाता है, उसका कोई गोल ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है आगे, बस एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है और टाइम खराब कर रहा है स्पैमिंग कर करके,
टाइम खराब कर रहा है स्पैमिंग कर करके। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो क्वेश्चनों में तो भाई आते क्यों हो तुम? ठीक है ना, घर पे तुम पढ़ लो भाई, कुछ काम कर लो, दो काम अपने पापा मम्मी के कुछ मदद करा दो भाई। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है आगे, कम से कम पापा को ही सपोर्ट मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। चलो 113वां क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आओ इसे सॉल्व करते हैं। चलो बताओ। चलिए 113 बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आराम से करिए, ठीक है, चलिए, है ना। तो लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव रहता है, तो अगर आपको एंजाइम प्रिजर्व करना है तो लो टेम्परेचर पे रख दो, फ्रिज में रख दो, ठीक है ना। एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, उसकी एक्टिविटी खराब नहीं होंगी, एंजाइम में कोई कमी नहीं आएगी, एंजाइम एकदम प्रिजर्व करके रख सकते हो लो टेम्परेचर पर। हम जब पीएचडी में थे तो सारे के सारे एंजाइम हम फ्रिज में ऊपर वाले -20 वाले सेक्शन में रखते थे, और एंजाइम कई महीनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है लो टेम्परेचर पर, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी होती नहीं है, एंजाइम इनएक्टिव रहता है, ठीक है ना। सो यू कैन वेरी वेल प्रिजर्व द एंजाइम एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट, याद रखिए, ठीक है ना। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो हूबहू सबस्ट्रेट जैसा स्ट्रक्चर में होता है। तो इधर इनहिबिटर उधर सबस्ट्रेट, दोनों में से कोई भी एक्टिव साइट के अंदर बाइंड कर जाता है, याद रखिए। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यू नो हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर, okay, similar molecular structure to the substrate. So the competitive inhibitor competes with the substrate to bind to the active site of the enzyme, याद रखिए, ठीक है ना। अगर इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट में बाइंड कर जाता है तो प्रोडक्ट नहीं बनता, याद रखिए। इसे ही एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। तो इसमें याद रखें, ये वाला गलत स्टेटमेंट हो गया, पहला सही दूसरा गलत, यानी सेकंड आंसर हो गया, ठीक है ना, बी आंसर हो गया, ठीक है। तो खाली 57% बच्चों ने ही आंसर सही मार्क किया है। ये तुम्हारा हाल है, ठीक है ना, ये तुम्हारा हाल है, ये तुम्हारी तैयारी है, और तुम अभी भी जो है चैटिंग, फालतू चैटिंग करते चले जा रहे हो, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, ऋषभ, मधु, रत्नादीप, हिमांशु सिंह, शिवम रॉय, आयशा, कृष्णकांत, अभय कुमार, प्रिया वर्मा और यश, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 114वां क्वेश्चन है अपना, 114th क्वेश्चन। चलिए आइए, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है ना। शिवम वत्स बोल रहे हैं आपने अभी तक एनिमल किंगडम नहीं कराया। अरे घोंचू, ये चैप्टर खत्म होगा तभी तो एनिमल किंगडम चालू होगा। क्या करें, इंसान है भाई, मशीन तो है नहीं, ठीक है ना। अकेले क्लास ले रहे हैं, कितने कितने क्लासेस अब हो रही है आपकी, ठीक है। प्रयास कर रहे हैं कि सारे चैप्टर आपके क्वेश्चन रूप से हो जाएं, ठीक है। आप लोगों को तो इंटरेस्ट है नहीं, बस मजाक बना रखा है आप लोगों ने। तो यहाँ तो आधे आधे लोग रोते रहते हैं, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। यहाँ आधे लोग जो है बस ऐसे ही फालतू है ना, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, पढ़ता लिखता कोई भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का सवाल है, ठीक है ना, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का नाम है बायमेलोनेट, ठीक है। मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, याद रखिए, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है ना। तो ये मैंने कॉपी में भी लिखवा रखा है, इसका थर्ड आंसर है। 87% लोगों ने सही दिया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और नीट 24 में आ सकता है, ठीक है ना, याद रखिए, ये नीट 24 में आ सकता है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का सवाल है, एग्जाम्पल है, प्लीज इसको याद रखें, ठीक है ना। चलिए, है ना, खुशी रेलवानी अभी भी जो है स्पैम करती जा रही हैं, स्पैम करती जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस सर यहाँ पर आए हैं, स्पैम करते रहो, पढ़ाने मत दो सर को, टाइम खराब करते रहो सबका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। 115 इसको सॉल्व करते हैं। आइए, इसमें पूछा है विच इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए पढ़िए और सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर, ठीक है। बस करो भाई, बस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी मैपर चल रहा है, इसमें से कौन सा प्रश्न कल एग्जाम में आ जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। सॉल्व करो सीरियसली, सब लोग कॉपी में लिखो, इसको सॉल्व करो। 115 पे आ गए अपन। चलो भाई बताओ, आओ देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है अपन को, ठीक है। सल्फा ड्रग्स आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन टू डिक्रीज इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। सल्फा ड्रग्स का एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है, अपन ने कॉपी में भी लिखा है। सल्फा ड्रग्स आर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एंड स्टॉप्स फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, ये भी सही है, ठीक है ना। तो सल्फा ड्रग एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है एंड इट स्टॉप्स फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया सिंथेसाइज फॉलिक एसिड फ्रॉम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये भी सही है, ठीक है ना। बेसिकली जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, पाबा जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है, याद रखिए, पाबा जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, हमें बनाना क्या है, फॉलिक एसिड बनाना है, मतलब बैक्टीरिया को क्या बनाना है, फॉलिक एसिड बनाना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या बनाना है, बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड बनाना है जीवित रहने के लिए। उसके लिए बैक्टीरिया को कौन से सबस्ट्रेट की जरूरत है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की, ठीक है ना। तो हम नहीं चाहते कि बैक्टीरिया फॉलिक एसिड बनाए, क्योंकि बैक्टीरिया अगर फॉलिक एसिड बनाता रहेगा तो बैक्टीरिया जीवित रहता रहेगा, ठीक है ना। और बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया है, हम चाहते हैं ये बैक्टीरिया मर जाए। तो हम क्या चाहते हैं, नंबर 1, बैक्टीरिया फॉलिक एसिड ना बनाए, क्योंकि बैक्टीरिया अगर फॉलिक एसिड बनाता रहेगा तो बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर बेटा जीवित रहेगा, याद रखिए, ठीक है। फॉलिक एसिड बनाने के लिए सबस्ट्रेट कौन सा चाहिए होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन सा डालते हैं, सल्फा ड्रग्स, ठीक है ना। तो जो सल्फा ड्रग है, ठीक है, जो सल्फा ड्रग है, सल्फा ड्रग वो क्या है, सल्फा ड्रग जो है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, याद रखिए, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो सल्फा ड्रग कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड सबस्ट्रेट है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और सल्फा ड्रग का स्ट्रक्चर एकदम एक जैसा है, तो यहां पर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया को रोकना है कि वो फॉलिक एसिड ना बनाए। बैक्टीरिया को अगर पाबा दोगे तो वो फॉलिक एसिड बनाएगा, बैक्टीरिया को सल्फा ड्रग दोगे तो फॉलिक एसिड नहीं बनाएगा, क्योंकि सल्फा ड्रग एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। पहला पॉइंट देखो, सल्फा ड्रग इज अ सबस्ट्रेट एंड पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इज अ इनिबिटर, ये रॉन्ग हो गया, उल्टा लिख दिया।
तो पहला ही गलत है। सल्फा ड्रग जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड सबस्ट्रेट है। हम क्या बनाना चाहते हैं बैक्टीरिया में? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड अगर बैक्टीरिया बनाएगा तो सरवाइव करेगा आपकी बॉडी के अंदर, याद रखिए, और आपको इन्फेक्शन लगा रहेगा बैक्टीरिया का, ठीक है। तो इसमें पहला गलत हो गया। 54% लोग ही इसको सही कर पाए। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि आधी क्लास ही इसको सही कर पाई है। अब मेरे मुंह से वापस से सुन लो जो मैं बता रहा हूं। बैक्टीरिया अगर फॉलिक एसिड बनाता है तो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में जीवित रहेगा और तुम्हें इन्फेक्शन करता रहेगा, तुम्हें बुखार आता रहेगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया फॉलिक एसिड बनाने के लिए कौन सा सबस्ट्रेट यूज करता है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब बैक्टीरिया को अगर रोकना है और अपनी बॉडी को अगर बचाना है तो हम कौन सी गोली लेते हैं? सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो बिल्कुल पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जैसा स्ट्रक्चर कैरी करता है। सल्फा ड्रग अगर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए तो इनहिबिशन हो जाता है और फॉलिक एसिड नहीं बनता, जिस वजह से बैक्टीरिया मर जाता है, याद रखिए। तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आप कौन सी दवाई खाओगे? सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, याद रखिए। क्लियर? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड क्या है? सबस्ट्रेट है, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड बनेगा तो बैक्टीरिया जीवित रहेगा, अगर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मर जाएगा और आप बीमारी से बच जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो भाई प्लीज इन क्वेश्चनों का ध्यान रखो बच्चों। ये नीट में आने जैसा क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट में आने जैसा क्वेश्चन है, कॉपी में भी लिखाया हुआ है। अगर तुम ये कंसेप्ट को भूल गए हो तो आज जरूर चेक कर लेना कॉपी के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 116 क्वेश्चन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं किसी ने भी नहीं करवाया होगा क्लास में, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 24 के लिए। भाई ये आ गया तो सब फेल हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। चलो बताओ, enzymes are divided into dash classes, ठीक है। each class has dash subclass and named using a dash digit number। बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 116। 116वां क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। चलिए 116वां क्वेश्चन चल रहा है, इससे रिलेटेड ही मैं आपको जो है ओके एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उससे आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, चलिए, है ना। इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए, हो गया टाइम, ठीक है, हो गया टाइम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? 116, ठीक है। चलिए 116 का आंसर क्या होगा? देखो बच्चों, 116 का आंसर होगा, देखो एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 6 क्लासेस मतलब ओट लिल, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेसेस, ये सारे 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम हैं। ईच क्लासेस हैज 4 to 13 सब क्लासेस, ठीक है ना, एंड नेम्ड यूजिंग अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो इसका 4th आंसर आ जाएगा, इसका 4th आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसका डी आंसर आ जाएगा। प्लीज इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये 4 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। ओके, ये 4 डिजिट नंबर किसी ने डिस्कस नहीं कर रखा, मैं आपको बताता हूं इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। ओके चलिए आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक नंबर होता है बेटा जिसको ईसी नंबर कहते हैं, ठीक है ना। ये ही 4 डिजिट नंबर है जिसकी बात हो रही है, ठीक है ना। समझ में आया? अब जैसे बेटा ईसी नंबर जो है आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये ईसी नंबर दे रखा है 5.2.1.7, ठीक है ना। ये ईसी नंबर दे रखा है, 4 डिजिट का नंबर है, आप देख लो, ठीक है ना। इसमें बेटा पहला नंबर तो क्लास का होता है, ठीक है, याद रखिए। पहला नंबर क्लास ऑफ एंजाइम डिपिक्ट करता है, ठीक है। दूसरा नंबर जो होता है सब क्लास डिपिक्ट करता है, याद रखिए। तीसरा नंबर जो होता है सब
क्लास डिपिक्ट करता है, ठीक है ना। और जो चौथा नंबर होता है वो एंजाइम नंबर होता है, एग्जैक्ट एंजाइम नंबर, ठीक है ना, ये वाली बात है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल एंजाइम का नंबर ऐसे लिख देते हैं, इंडिविजुअल एंजाइम नंबर होता है, इंडिविजुअल एंजाइम नंबर होता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा ईसी नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर होता है बेटा, ठीक है, क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं, आ भी सकता है और अगर आया तो सब फेल कर जाएंगे, ठीक है ना। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों आपके पास यही आ गया, आपके पास यही आ गया और पूछा कि यहां पर किस एंजाइम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। पहला ऑप्शन परऑक्सीडेज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन पेप्सिन, ठीक है। चौथा ऑप्शन फॉस्फो फ्रक्टो आइसोमरेज, ठीक है, आइसोमरेज, ठीक है। अब आप बताइए कि ये आपका ईसी नंबर है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि ये ईसी नंबर है, किस एंजाइम की बात हो रही है, ये ईसी नंबर किस एंजाइम का है, तो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। आंसर बताइए, ये आपका पोल आ रहा है, बताइए, कर सकते हैं। चलिए बताइए, अगर ये ईसी नंबर का सवाल आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इस नंबर को, ईसी नंबर के सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। इन चारों में से क्या आंसर होगा, पोल में आप आंसर बताइए, ठीक है। चलिए चलो, है ना, आओ मैं इसका आपको तरीका बताता हूं। देखो बच्चों, कभी भी ईसी नंबर आ जाए, कभी भी ईसी नंबर आ जाए, ठीक है, कभी भी ईसी नंबर आ जाए तो भाई पहला नंबर देख ले, बस काम हो जाएगा तेरा, पहला नंबर देख ले, काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जो क्लास है एंजाइम की कौन सी होती है, वो होती है ओट लिल, मैंने याद करवाया था आपको, ठीक है, ओट लिल। ऑर्डर मत चेंज करना। पहली क्लास हो गई ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। दूसरी क्लास हो गई ट्रांसफरेज, ठीक है, यहां ट्रांसफरेजेस। तीसरी क्लास हो गई हाइड्रोलेजेस, ठीक है, तो ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी क्लास हो गई लाइएजेस, ठीक है। पांचवी क्लास हो गई आइसोमेरेजेस, ठीक है, आइसोमेरेजेस पांचवी क्लास। और छठी क्लास हो गई लाइगेजेस, लाइगेजेस, ठीक है। तो ये नंबर मत चेंज करना, ये ऑर्डर मत चेंज करना, एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो अगर भाई पहला नंबर 5 है ना, पहला नंबर 5 है, पहला नंबर 5 है, तो किसकी बात हो रही है, आइसोमरेज की बात हो रही है। अब इसमें से आइसोमरेज कौन सा है, फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, ये देखो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर हो गया आपका, ठीक है। 73% बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत ही ऑसम, ठीक है ना। ओके, अगर समझ लो ये नंबर ऐसा होता, ठीक है, ये नंबर ऐसा होता 3.2.2.6, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर देखो और बताओ किसकी बात हो रही है, ठीक है, ये नंबर देखो और बताओ किस एंजाइम की बात हो रही है। कर सकते हो, बिल्कुल करना बहुत आसान है। ये नंबर देखो और बताओ किस एंजाइम की बात हो रही है। तो पहला नंबर देख लो बेटा, ठीक है ना, पहला नंबर देख लो, कुछ नहीं करना है, पहला नंबर देख लो, ठीक है। यानी कि पहला नंबर 3 है, यानी हाइड्रोलेजिस की बात हो रही है, हाइड्रोलेजिस की बात हो रही है। हाइड्रोलेजिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो इनमें
इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है। ठीक है, तो इसमें अगर ये नंबर दे रखा है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पेप्सिन हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? क्लियर है? अगर ये नंबर ऐसा होता, देखो ठीक है, ये नंबर ऐसा होता है 4.1.1.6, ठीक है ना। अब मैं बोलूं किसकी बात हो रही है इन चारों में से, बताओ। ठीक है ना, अगर ये नंबर आ जाए और पूछे भाई इन चारों में से किसकी बात हो रही है या किस क्लास की बात हो रही है, बहुत आसान है। पहला नंबर देख लो, 4 है ना, ठीक है ना। फोर्थ नंबर कौन सी क्लास है? लाइएजिस की बात हो रही है। अगर सीधा क्लास पूछ लेगा तो लाइएजिस, ठीक है ना। और यहां पर कौन सा लाइएजिस की कैटेगरी में आता है? एग्जाम्पल अपन ने कॉपी में लिखा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ये लाइएजिस की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया। ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया। तो बच्चों ठीक है, इसी नंबर के सवाल मुश्किल नहीं होते, बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, बस पहला नंबर देख लो, पहला नंबर देख लो, क्लास ऑफ एंजाइम कौन सा है देख लो। 1 लिखा हुआ है, पहले नंबर पे अगर 1 है तो ऑक्सीडो रिडक्टेस, पहले नंबर पे 2 है तो ट्रांसफरेज, पहले नंबर पे अगर 3 लिखा हुआ है तो हाइड्रोलिसिस, पहले नंबर पे अगर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखो 4 लिखा हुआ है, पहला नंबर 4 है तो लाइएजिस, पहला नंबर अगर 5 था तो आइसोमरेजिस, पहला नंबर अगर 6 है तो लाइगेसिस। तो पहला नंबर देख लो, क्लास पता चल जाएगी। और क्लास के कुछ एग्जाम्पल तो आपने याद कर ही रखे हैं, कॉपी में मैंने लिखवा रखे हैं, तो आप आराम से उस एंजाइम को ट्रेस कर सकते हो जिसका ईसी नंबर दे रखा है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, ओके, ईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन, ईसी का फुल फॉर्म होता है एंजाइम कमीशन। ठीक है ना, जैसे अब मैं आपसे बोलूं, ठीक है, आपके पास ये नंबर दे रखा है, देखो 2.2.2.2, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कौन सी क्लास की बात हो रही है? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कर सकते हो, मुझे बताओ। ये नंबर इसी नंबर दे रखा है तो कौन से क्लास की बात हो रही है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मेरे को बताओ। ठीक है ना, बताओ कौन से क्लास की बात हो रही है, बताओ। बिल्कुल सही। ठीक है, किसकी बात हो रही है? 2 नंबर से चालू हो रहा है, दूसरे नंबर पे कौन सी क्लास आती है? ट्रांसफरेजेस। किसकी बात हो रही है? ट्रांसफरेजेस की बात हो रही है, सिंपल। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम अगर आएगा तो। ठीक है, इसी नंबर दे रखा होगा, बोलेगा बताओ कौन सी क्लास की बात हो रही है, या कोई एग्जाम्पल दे देगा सिंपल एंजाइम का, बताएगा, वो इसी नंबर देगा और बोलेगा ये कौन से एंजाइम की बात हो रही है। ठीक है ना, कॉपी में एग्जाम्पल भी लिखा रखे हैं अपन ने आपको। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। काइनेस जो है इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरेज। बहुत ही बढ़िया, ऑसम हो आप लोग तो। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलें। आइए 118वें क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ठीक है, 118वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। 118वां क्वेश्चन, चलिए। बताइए क्या आंसर होगा? Which enzyme catalyze breakdown of large molecules into small molecules with addition of water? बताइए क्या आंसर होगा इसका? ठीक है ना, कर सकते हैं, चलिए बताइए। दो, 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 देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, देखते हैं भाई कितने लोग सही जवाब देते हैं। जिसने हमारे नोट्स याद कर रखे होंगे वो तो बच जाएगा। चलिए, तो which enzyme catalyze breakdown of larger molecule into smaller molecule with addition of water? यानी यहां पर किसकी बात हो रही है? हाइड्रोलेसिस की बात हो रही है। ठीक है ना, हाइड्रोलेसिस की बात हो रही है। ठीक है ना, और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, याद रखिए, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं वो हाइड्रोलेसिस में आते हैं। याद रखिए, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे पेप्सिन ले लो, ठीक है, जैसे अमाइलेज ले लो, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ते थे। ठीक है ना, ओके, ट्रिप्सिन ले लो,
ठीक है ना। ओके, लाइपेज ले लो। ये सारे एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलेसिस क्लास के अंदर आते हैं। हाइड्रोलेसिस क्या है? क्लास है, ठीक है ना। एंजाइम की 6 क्लासेस होती हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेसिस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा अमाइलेज, ठीक है ना। अमाइलेज जो है हाइड्रोलेसिस क्लास का मेंबर है, याद रखिए। तो हाइड्रोलेज क्या करते हैं? दे कैटेलाइज ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल विद द एडिशन ऑफ वाटर। ये डाइजेशन ही तो अपन लिख रहे हैं, डाइजेशन इज ऑल्सो ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। और डाइजेशन कौन से एंजाइम करते हैं? हाइड्रोलेसिस करते हैं। तो इसका अमाइलेज आंसर आ जाएगा। 44% बच्चे ही सही कर पाए, ठीक है, बहुत बुरा हाल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको देख लेना भाई, ठीक है ना। नीट लिख देता हूं, नीट 24 के लिए, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलो, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 119 पढ़ लो, 119 क्वेश्चन, देखो कौन सा एंजाइम है, ठीक है ना। ओके, चलो। बताइए क्या आंसर होगा। तो अपन आ गए 119 पे। चलिए, 119वां क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल में इतने रेलेवेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो बायोमोलिक्यूल के ये 130 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा, बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से देखिए, विच क्लास ऑफ एंजाइम परफॉर्म हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने का क्या मतलब हो गया? कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ना है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स में होते हैं। जैसे कि आपने स्टार्च खा लिया, स्टार्च आलू जो होता है ना, आलू में स्टार्च होता है, तो आप स्टार्च को डाइजेस्ट करते हो अमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। अमाइलेज किस कैटेगरी में आता है? हाइड्रोलेसिस की कैटेगरी में आता है। तो जहां पर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक करना हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करना हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर हाइड्रोलेसिस काम आते हैं। हाइड्रोलेसिस क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, इसका हाइड्रोलेसिस आंसर है फर्स्ट, ठीक है, क्लियर। 84% बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है। केवल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए पेप्टाइड बॉन्ड कौन से ब्रेक करते हैं एंजाइम, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन अगर पेप्टाइड बॉन्ड के लिए आ जाए तो भी हाइड्रोलेसिस ही मार्क करोगे, याद रखिए, ठीक है ना। कोई टेंशन ही नहीं है, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई कह रहा है 117 मिस हो गया, ठीक है, तो 117 कर लेते हैं अपन। चलो, 117 मिस हो गया था, 117 मिस हो गया था। कोई कह रहा है कि 117 मिस हो गया था, कर लेते हैं बेटा, छूट गया गलती से मेरे से। चलो बेटा 117 करते हैं, 117 अपन से मिस हो गया, 117 कर लेते हैं। चलो 117 का आंसर बताओ। चलो बहुत अच्छे। चलो, तो परऑक्सीडेज जो है कम्स अंडर विच क्लास ऑफ एंजाइम। परऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये किस क्लास में आता है? क्वेश्चन ये है 117, बताइए परऑक्सीडेज एंजाइम किस क्लास में आता है, ठीक है ना। ओके, तो इसका आंसर है ऑक्सीडो रिडक्टेज, पहली क्लास में, ठीक है ना। परऑक्सीडेज के साथ एक और नाम याद कर लो, कैटलेज, ठीक है, कैटलेज भी याद कर लो, कहीं यही आ गया तो, ठीक है ना भाई।
कैटलेज कौन सी क्लास में आता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज जो है दोनों एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज वाली क्लास में आते हैं। पर ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, कैटलेज दूसरा एंजाइम है। दोनों के नाम तो याद कर ही सकते हो। दोनों किस में आते हैं, किस क्लास में? ऑक्सीडो रिडक्टेज वाली क्लास में आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आंसर हो गया। 81% बच्चों ने सही दिया है। बहुत ही औसम, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। ओके, एक और बात है, ठीक है, जैसे मैंने बताया हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलेसिस करते हैं। इवन इसमें एस्टर बॉन्ड भी आ सकता है, ठीक है ना। एक लड़की ने अभी पूछा था सर एस्टर बॉन्ड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जब बॉन्ड तोड़ने की बात आती है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, जब ये वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ने की बात आती है, वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ने की बात आती है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की बात आती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की बात आती है, तो वहां हाइड्रोलाइसिस काम आते हैं, ठीक है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो 120वां सवाल है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चलो बताओ, आंसर बताओ इसका, ठीक है ना। ओके, एस्टर, एस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है ना, एस्टर। हाँ, ईथर बॉन्ड भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ईथर बॉन्ड भी हो सकता है, ईथर बॉन्ड भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। पर इतने सारे डेप्थ में जाने की क्या जरूरत है यार, ठीक है ना। 2-3 नाम याद कर लो, ग्लाइकोसाइडिक, पेप्टाइड, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड फैट में होता है ना, याद रखिए। चलिए आइए इसका आंसर करते हैं। 120वां क्वेश्चन है, 120वें क्वेश्चन पर अपन आ गए, ठीक है। देखो, ligases are enzyme that catalyze removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bond। ये ligases नहीं होना चाहिए था, ये lyases होना चाहिए था। स्पेलिंग में फर्क हो गया ना, लाइगेज नहीं करते, लाइएज करते हैं, तो पहला गलत हो गया। ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। पेप्सिन इज अ लाइएज एंजाइम, ये भी गलत हो गया। पेप्सिन लाइएज थोड़ी है, हाइड्रोलेज है, हाइड्रोलेज है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलेज क्लास के अंतर्गत आते हैं। दोनों गलत हो गया, फोर्थ आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए, है ना। तो 64% बच्चों ने सही पकड़ा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत औसम, ठीक है। चलिए 120वां सवाल भी अपन ने कर लिया सॉल्व, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 121वां क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चों। चलिए, which enzyme catalyze formation of covalent bonding of two substrate linking them together to form a large molecule? बताओ क्या आंसर होगा। करा आप लोगों ने? चलिए देखें इसको, ठीक है। विच एंजाइम कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट्स, ठीक है, लिंकिंग देम टुगेदर। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ना, ठीक है, कौन करता है? लाइगेज करता है, ठीक है ना, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करना, दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ देना, लिंक कर देना टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, लाइगेज करता है, ठीक है। थर्ड आंसर है ना। 81% बच्चों ने सही लगाया है, बहुत अच्छे, ठीक है। आइए 122वां सवाल करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज अपन ने कई जगह पढ़ा है अपने सिलेबस में, ठीक है। चलिए आइए 122वें का आंसर बताइए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम? बताइए।
चलिए मैंने भी आंसर मार्क कर दिया, आप भी कर दीजिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस किस क्लास ऑफ एंजाइम में आता है? याद रखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस अपन ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, बताइए आंसर क्या होगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है लाइएजेस में आता है, लाइएजेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस लाइएजेस क्लास के अंतर्गत आता है, याद रखिए, ठीक है। डी आंसर हो गया, ठीक है। 68% बच्चे ही सही कर पाए। तो लाइएजेस जो है वो क्लास है जिसके एग्जाम्पल के रूप में अपन कार्बोनिक एनहाइड्रेस को रखते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। मेरी भी 456 रैंक आ गई है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। धनंजय, अभय, मधु, मनसा, राम प्रकाश, वेदांती, रोहन, रिचा, कंचन, शिवम, बहुत ही बढ़िया। अब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार देख के जाना एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूं। चलिए 123rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आओ 123rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है ना। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम क्या कहलाता है? 123rd पे आ गए अपन, ठीक है ना। चलिए हाँ श्रद्धा, एस्ट्राडायोल जो है स्टेरॉइड हार्मोन होता है। यस श्रद्धा, एस्ट्राडायोल इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। एस्ट्राडायोल को आप कॉमनली एस्ट्रोजन भी कह सकते हो, जो अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था। एस्ट्राडायोल को आप एस्ट्रोजन भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए तो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है। कॉपी में भी लिखा हुआ है, इसका सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। 80% बच्चों ने सही लगाया है, ठीक है ना। जो प्रोटीन पार्ट है वो एपो एंजाइम कहलाता है, याद रखिए। एपो एंजाइम जो है प्रोटीन पार्ट है, याद रखिए, ठीक है ना, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट एंजाइम्स कहलाते हैं, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एंजाइम जो है, कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, होलो एंजाइम में दो पार्ट्स होते हैं। प्रोटीन पार्ट को अपन एपो एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को अपन एपो एंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन कोफैक्टर कहते हैं, याद रखिए। तो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट जब मिलते हैं, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट जब मिलते हैं तो होलो एंजाइम बनता है। होलो एंजाइम का मतलब कंप्लीट एंजाइम, जिसे अपन कॉन्जुगेट एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉपी में लिखा हुआ है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 123rd हो गया, अब 124th। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, इसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए। चलिए करें इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, टाइट वाले क्या कहलाते हैं? याद रखिए, ठीक है। इन्हें कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ये याद नहीं है इसे याद कर लो, इन सब पे सवाल बनते रहते हैं, एग्जाम में सवाल आ जाएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78% बच्चों ने सही आंसर लगाया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 125, ठीक है। विच इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आइए देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाइए, देखिए बताइए क्या आंसर होगा। चलो बताओ।
125। क्या आंसर होगा? चलिए बताइए। ठीक है, देखें, कर लिया आप लोगों ने। देखते हैं, लास्ट से चालू करते हैं। जिंक इज अ मेटेलिक कोफैक्टर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बिल्कुल सही है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो जिंक उसका मेटेलिक कोफैक्टर होता है, सही है। हीम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैटलेज। बिल्कुल सही है। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये भी बिल्कुल सही है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये गलत है, ये ऑर्गेनिक होना चाहिए था, याद रखिए। तो पहला ही गलत हो गया अपना, ठीक है ना। इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 81% बच्चों ने सही करा है। बेटा देखो मेरी बात सुनो, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हमेशा एपो एंजाइम के साथ टाइटली अटैच होता है, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो हमेशा एपो एंजाइम के साथ टाइटली अटैच पाया जाता है। इसलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसका एग्जाम्पल दे रखा है हीम। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, याद रखिएगा, एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है। और इस लाइन को याद कर लेना, इस लाइन को याद कर लेना कि हीम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैटलेज, ठीक है। तो हीम जो है, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। किस एंजाइम के लिए? परऑक्सीडेज के लिए भी, कैटलेज के लिए भी। परऑक्सीडेज के लिए भी, कैटलेज के लिए भी हीम जो होता है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। और हीम जो होता है इट इज फाउंड अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एपो एंजाइम, ठीक है। ओके, हीम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैटलेज। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, कॉपी में कम मिलेगा आपको ये लाइन, ठीक है। ये एक हिडन लाइन है एनसीईआरटी की, ये कॉपी में आपको कम मिलेगी। ओके, इसे आप दिमाग में रखना कि हीम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैटलेज। और हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है कैटलेज के लिए नहीं, परऑक्सीडेज के लिए भी। तो हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर कैटलेज एज वेल एज परऑक्सीडेज। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो एपो एंजाइम के साथ टाइटली अटैच पाया जाता है, ठीक है। हीम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैटलेज एज वेल एज परऑक्सीडेज ऑल्सो, ठीक है। तो इन सारे स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना, कभी भी घूमकर एग्जाम में आ जाएंगे। पहला गलत हो गया, ठीक है, जो आपने पहचान लिया। अब अपन आगे चलते हैं। चलिए 126 क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। बायोमोलिक्यूल का एनसीईआरटी मैपर चल रहा है। एनसीईआरटी की हिडन लाइन में से कई क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, ठीक है। परऑक्सीडेज एंड कैटलेज एक्ट ऑन डैश टू फॉर्म डैश एंड डैश। बताइए क्या आंसर होगा 126 का? चलो याद रखिए, परऑक्सीडेज और कैटलेज के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा यूज होता है? हीम, हीम, ठीक है। चलिए, तो परऑक्सीडेज एंड कैटलेज किस पर एक्ट करते हैं? परऑक्सीडेज और कैटलेज एक्ट करते हैं। परऑक्सीडेज एंड कैटलेज किस पर एक्ट करते हैं? परऑक्सीडेज एंड कैटलेज एक्ट ऑन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। परऑक्सीडेज एंड कैटलेज किस पर एक्ट करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड पर, ठीक है। टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म वाटर, ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन, याद रखिए, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने ये दे रखी है सूचना, खाली 33% लोगों ने ही सही आंसर दिया है। क्या पता क्या किया, थर्ड आंसर कैसे मार्क कर दिया। तो प्लीज ध्यान से, ठीक है ना। ठीक है, प्लीज। तो परऑक्सीडेज एंड कैटलेज एक्ट ऑन हाइड्रोजन परऑक्साइड, और फिर क्या बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड से? वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर एंड ऑक्सीजन बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड से, प्रोडक्ट बनता है वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2,
ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है बेटा, ध्यान देना इसको, है ना। तुमने सबने गलत किया है ऐसे, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, गलत ना हो जाए मेन एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 127, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए। चलो बताओ क्या आंसर होगा। चलो देखो, सॉल्व करें इसे, आओ इसे सॉल्व करते हैं ध्यान से, है ना। कोएंजाइम एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद द एपोएंजाइम, सही है। कोएंजाइम जो होता है ना बेटा, लूजली बाउंड होता है एपोएंजाइम से, तो कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है एपोएंजाइम से, तो इसलिए कुछ ही देर के लिए कोएंजाइम एपोएंजाइम के साथ एसोसिएट होता है, इसे ट्रांजिएंटली कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। और कोएंजाइम एसोसिएट विथ एपोएंजाइम ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालाइसिस, ये भी सही है, ठीक है। इसका वन आंसर आ जाएगा, दोनों सही हैं, ए आंसर, ठीक है। 62% बच्चे ही कर पाए, बाकी सबने गलत सलत कर दिया। याद रखना बेटा, कोएंजाइम जो होता है एक ऐसा कोफैक्टर होता है जो लूजली अटैचमेंट दिखाता है एपोएंजाइम के साथ, और कोएंजाइम केवल कैटालाइसिस के दौरान ही एपोएंजाइम के साथ अटैच होता है, बाकी निकलकर गिर जाता है, बाकी वो निकलकर गिर जाता है। तो कोएंजाइम रिमेन अटैच टू द एपोएंजाइम ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस, अदरवाइज इट फॉल्स ऑफ फ्रॉम द एपोएंजाइम, ठीक है, क्लियर। ये बंद हो गया, रुको, इसकी बैटरी डाउन हो गई, चलाता हूं, रुको। कभी कभी यार ये वायर जो है ऐसा हो जाता है। अभी ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है भाई, ठीक है ना, रुको भाई, ऑन करो। ऑन नहीं हुआ, ऑन हो गया, ऑन हो गया भाई, ऑन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया भाई, ऑन हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया कि कोएंजाइम लूजली अटैच होता है एपोएंजाइम के साथ, कोएंजाइम केवल कैटालाइसिस के दौरान ही एपोएंजाइम के साथ अटैच माना जाता है, याद रखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। और अगर बेटा एसर्शन और रीजन के फॉर्म में भी आ जाता, ये एसर्शन और रीजन के फॉर्म में भी आ जाता, तो भी एसर्शन और रीजन के फॉर्म में आता तो भी ये बन जाता, ठीक है। सोचना इस पर, इस क्वेश्चन पर सोचना कि एसर्शन और रीजन के फॉर्म में भी आ जाता तो भी आंसर वन ही होता, तो भी आंसर वन ही होता कि एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 128, ठीक है, क्वेश्चन 128 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, नीट 24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से सॉल्व करो। चलो बताओ क्या आंसर होगा, 128 क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो। चलो क्या आंसर होगा बताइए, 128 128। चलो ठीक है, देखते हैं, एक बार देखते हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, ठीक है ना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी कोएंजाइम्स अपने कोर्स में हैं
बेसिकली ये कोएंजाइम विटामिन्स के बने होते हैं, याद रखिए। कोएंजाइम किसके बने होते हैं? विटामिन्स के बने होते हैं। कोएंजाइम किसके फॉर्म्ड होते हैं? विटामिन्स के। कोएंजाइम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? विटामिन चाहिए होता है, याद रखिए। याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, एनसीईआरटी की लाइन है ये, सी आंसर है इसका। 57% बच्चों ने सही आंसर लगाया है। जिनका गलत हुआ है कॉपी में नोट कर लो, ठीक है ना, कि द कोएंजाइम्स किसके बने होते हैं? विटामिन्स के बने होते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो, मेरी भी 294 रैंक आ गई, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा है 129th, ये मैं खुद ही करवा देता हूं, आसान क्वेश्चन है। विच इज अ कोएंजाइम? विच इज अ कोएंजाइम पूछ रहा है। तो NAD एक कोएंजाइम है, बिल्कुल है। NADP भी कोएंजाइम है, बिल्कुल है। हीम क्या है? हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, याद रखिए। तो इसका आंसर बोथ 1 और 3 निकल जाएगा, ठीक है। फोर्थ आएगा, ठीक है, फोर्थ, सॉरी, है ना, फोर्थ आंसर बोथ 1 और 3, बोथ 1 और 3, फोर्थ आंसर बोथ 1 और 3। NAD भी कोएंजाइम है, NADP भी कोएंजाइम है, याद रखिए, बोथ 1 और 3 आ जाएगा। हीम क्या है? अभी भी बताया था, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, ऑसम, ठीक है। चलिए, अब आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का, और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। पूछा है विच इज अ मेटेलिक कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको पता है मेटल आयंस भी हो सकते हैं। कोफैक्टर जो है मेटल आयंस भी हो सकते हैं, कॉपी में लिखा है अपन ने। विच इज अ मेटेलिक कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। विच इज अ मेटेलिक कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या आंसर होगा इसका, बताइए, ठीक है। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए पूरे बायोमोलिक्यूल में, उनको अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है ना। प्लीज, मैं चाहता हूं आपका एक भी मेन एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। चलिए, विच इज अ मेटेलिक कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है जिंक, ठीक है। इसका आंसर है जिंक। तो जिंक जो मेटल होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए भी मेटेलिक कोफैक्टर होता है, और जिंक जो मेटल होता है वो कार्बोक्सी पेप्टिडेस के लिए भी मेटेलिक कोफैक्टर होता है। तो जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए भी मेटेलिक कोफैक्टर है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेस के लिए भी मेटेलिक कोफैक्टर है, ठीक है ना। कार्बोक्सी पेप्टिडेस जो होता है ये एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है, याद रखिए, ये एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है, और ये किसका डाइजेशन करता है? ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेस जो है एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। इसका मेटेलिक कोफैक्टर जिंक होता है। उसी तरीके से कार्बोनिक एनहाइड्रेस का भी मेटेलिक कोफैक्टर जिंक होता है, ठीक है ना। तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 82% बच्चों ने सही किया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। ओके, प्लीज बच्चों मेरी बात याद रखना, अगर आप सफल होना चाहते हैं, एग्जाम में कोई गलती नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना। अगर मेरे साथ भी सॉल्व किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार चेक कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है ना। एग्जाम से 2-3 दिन पहले सारे एनसीईआरटी मैपर को एक बार चेक करते जाना, लगा लेना जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि तुम क्वेश्चन तो गलत कर ही रहे हो। जो क्वेश्चन गलत होता है उसे लिख लिया करो, ठीक है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं अब आपसे कल, और कल अपन चालू करेंगे एनिमल किंगडम। आपका बायोमोलिक्यूल भी निपट गया है, अब एनिमल किंगडम चालू करेंगे कल से, ठीक है। चलो बाय, है ना।